नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए आज हम लोग भैया TGT PGT हिंदी, TGT PGT हिंदी हम लोगों को TGT PGT हिंदी देखना है भैया। और हिंदी TGT PGT की आज हम लोग क्या करते हैं, पहली क्लास शुरू करते हैं। और अगर सिलेबस देखिए, सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस हम लोग देख चुके थे। और आज पहले क्लास में हमको देखना था भैया कि हिंदी साहित्य पढ़ना है और हिंदी साहित्य की शुरुआत कैसे हुई, हिंदी साहित्य लिखा कैसे गया, किसने पहला प्रयास किया, यहाँ से आज हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो आइए बिना समय लिए हुए चलते हैं। हिंट देते हैं हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत। हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत। हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत। अगर हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत की बात की जाए भैया, तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत की बात की जाए तो जो इसकी वास्तविक शुरुआत होती भैया, वास्तविक शुरुआत, जो वास्तविक शुरुआत होती है यह होती है भैया 19वीं शताब्दी से, 19वीं सदी से होती है। ठीक, 19वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य लेखन की वास्तविक शुरुआत होती है। लेकिन इस शुरुआत के पहले भी कुछ लोगों ने क्या किया भैया, हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया। और अगर हिंदी साहित्य, अच्छा ये लिखने का प्रयास किया गया, हिंदी साहित्य है क्या भैया? जैसे मैंने कहा, अगर आपके गांव में एक मंदिर है जो बहुत पुराना है, मान लीजिए आपके गांव में भगवान का कोई मंदिर है जो बहुत पुराना है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस मंदिर के बारे में आपको देखना भैया कि यह मंदिर बना कैसे, कब बना, ठीक, तो आप क्या करेंगे, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनके पास जाएंगे और पूछेंगे कि दादाजी ये मंदिर बना कब। ठीक, दादाजी उसके बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि यह मंदिर जब बना था तब आप नहीं थे, न मैं था, यानी हम लोगों के जन्म से बहुत पहले मंदिर बन चुका था। ठीक, ऐसे ही हमारे हिंदी साहित्य में लोग आए बनवा के चले गए, तिथि नहीं लिखे। ऐसे ही हमारे हिंदी साहित्य में कवि हुए और रचना किए, रचना करके मर गए भैया, लेकिन उनका कोई ग्रंथ प्रमाणित रूप से नहीं, जब तक जीवित थे वो सबको सुनाते गए। ठीक, राजा आश्रय में रहते थे, आश्रय पाते गए, राजा प्रसन्न होते गए, उनका जीव के चलता गया, बस यही था। लेकिन अब उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखने का जो प्रयास किया गया, जैसे हम क्या करें भैया कि जितने भी लोग हैं उन लोगों के बारे में कुछ न कुछ लिखना शुरू करें कि लोग कब जन्म लिए, कैसे आए, क्या थे न क्या नहीं थे, इन सब चीज़ों को लिखना शुरू किया। तो वही क्या है, उनका इतिहास है। और उसमें तिथियों, कालक्रमों आदि का विवरण हम देते चले जाएं। अब बात आती है हिंदी साहित्य लेखन की भैया, तो ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी साहित्य लेखन की मैंने कहा वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी से हुई, लेकिन कुछ लोग इसके पहले भी प्रयास करते हैं। और उस पहले प्रयास करने वाले में कौन थे भैया? तो पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं भैया आपके गोकुलनाथ। सबसे पहले कौन आता है? गोकुलनाथ जी आते हैं। अब अगर गोकुलनाथ जी की बात की जाए भैया, तो ये गोकुलनाथ कोई और नहीं थे भैया, ध्यान दीजिएगा, एक गोकुलनाथ कोई और नहीं थे। गोकुलनाथ थे कौन? हमारे दिमाग में आता है ना कि सबसे पहले गोकुलनाथ ने प्रयास किया, तो आखिर गोकुलनाथ रहे कौन होंगे? तो ये गोकुलनाथ कोई और नहीं थे। गोकुलनाथ भैया वल्लभाचार्य के पौत्र थे, यानी विट्ठलनाथ के पुत्र। विट्ठलनाथ के पुत्र। अगर विट्ठलनाथ के पुत्र की बात की जाए भैया, तो विट्ठलनाथ के पुत्र कौन थे?
गोकुलनाथ। अच्छा, विट्ठलनाथ कौन थे भैया? तो ध्यान दीजिएगा, वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ थे। अब बात आती है भैया, वल्लभाचार्य आखिर थे कौन? क्यों उन्हीं से हम परिचय ले जाकर जोड़ दिए? तो वल्लभाचार्य कोई और नहीं थे भैया, इस सूरदास के गुरु थे। वल्लभाचार्य कौन थे? सूरदास के गुरु थे। अब ध्यान दीजिएगा, इस वही सूरदास हैं भैया जिनका जन्म कब हुआ था? संवत 1535 के लगभग करते हैं पूजन अनुमान, तो 1535 के लगभग जिनका जन्म हुआ था भैया विक्रमी संवत, वही वाले सूरदास जी हैं जिसे आप सन में ले जाते हैं तो 78 कह देते हैं, 1478। अब ध्यान दीजिएगा, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे भैया? विट्ठलनाथ जी थे, जिन्हें अभी आप आगे चलकर पाएंगे कि इन्होंने क्या किया था, पुष्टि मार्ग की स्थापना भी किया था, वही विट्ठलनाथ जी थे। और विट्ठलनाथ के पुत्र कौन थे? गोकुलनाथ जी थे। गोकुलनाथ जी ने हिंदी साहित्य लेखन का सबसे पहले प्रयास किया, और जब इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रयास इन्होंने किस नाम से किया था? तो इनका जो पहला प्रयास हुआ था भैया, वो हुआ था 84 वैष्णवन की वार्ता। पहला प्रयास 84 वैष्णवन की वार्ता। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 84 वैष्णवन की वार्ता लिखा गया भैया, यह 84 वैष्णवन की वार्ता जो लिखी गई, इसमें वल्लभाचार्य के कुल 84 शिष्यों का उल्लेख है। ठीक, वल्लभाचार्य के कुल 84 शिष्यों का उल्लेख है इसमें। ठीक, यानी इन्होंने क्या किया भैया, गोकुलनाथ जी ने उस समय देखिए था क्या, गुरु परंपरा चलती थी, और गुरु परंपरा में लोग जाते थे, वहाँ क्या करते थे, एक गुरु को मानते थे और उनके आधार पर वो जो कहते थे वही करते थे, और ये लोग क्या करते थे, साहित्यिक रचनाएं करते थे। तो ध्यान दीजिएगा भैया, जो 84 वैष्णवन की वार्ता है, इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे जो उनके पास अध्ययनरत थे और जो उनके पास रहते थे और उनके अनुसार कार्य को करते थे। ठीक, जैसे अभी भी आप देखते होंगे कबीरपंथी वाले चलते हैं, निरंकार वाले चलते हैं, कभी कभी बाबा जय गुरुदेव वाले चलते हैं, शिव चर्चा वाले चलते हैं, तो ये सब चलते रहते हैं। ये एक परंपरा है, जो लोग ऐसे ही परंपरा 84 वैष्णवन की वार्ता में इन्होंने अपने, कौन भैया, गोकुलनाथ ने अपने दादाजी के 84 शिष्यों का उल्लेख किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कालक्रम का निर्धारण नहीं किया, किस समय कैसा समय, इन सब का निर्धारण नहीं किया, केवल इन 84 शिष्यों के बारे में लिख करके ये छोड़ दिए। अब ध्यान दीजिएगा भैया, आगे चलकर यह ग्रंथ क्या होता है, एक जीवनी का रूप धारण कर लेता है, जिसमें लोगों की जीवनियाँ आ जाती हैं। तो यह वास्तविक इतिहास की श्रेणी में नहीं आया। लेकिन अगर आपसे पूछेगा भैया, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, तो 84 वैष्णवन की वार्ता के नाम से कौन किया था भैया, गोकुलनाथ ने किया था। ठीक, अभी इतने पे बात खत्म नहीं हुई, इन्होंने दूसरा भी प्रयास किया। किसने भैया, गोकुलनाथ जी ने। गोकुलनाथ जी ने दूसरा भी प्रयास करना शुरू किया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इनका दूसरा प्रयास हम लोग देखेंगे। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं भैया। चलिए, अब बात करते हैं भैया दूसरा प्रयास। दूसरा प्रयास भी किसने किया था, गोकुलनाथ जी ने किया था भैया। इन्होंने दूसरा प्रयास भी किया था, और किस नाम से किया था भैया, तो
252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता। अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो 252 वैष्णवन की वार्ता है भैया, ये 252 वैष्णवन की वार्ता में इन्होंने क्या किया था, अपने, कौन भैया, गोकुलनाथ जी ने अपने पिता विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ के पिता कौन थे, विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ जी के 252 शिष्यों का उल्लेख किया। इन्होंने क्या किया भैया, अपने पिताजी के 252 शिष्यों का उल्लेख किया और इसमें इन्होंने इन शिष्यों के बारे में बताया कि ये थे क्या, किस परंपरा से आए थे, किस परंपरा से नहीं, और इनमें क्या खूबियां थी, सब कुछ बता डाला भैया। लेकिन होता क्या है, यह भी जो ग्रंथ था केवल एक जीवनी का रूप धारण कर, क्योंकि कालक्रम का निर्धारण इन्होंने नहीं किया, ठीक, ये जैसे जैसे जो कवि मिलते गए वैसे वैसे लिखते चले गए, तो यह भी एक जीवनी का रूप धारण कर लेता है, ठीक। अब क्या होता है, फिर भैया तीसरा प्रयास भी होता है, हिंदी साहित्य लेखन का तीसरा प्रयास शुरू होता है। और जो तीसरा प्रयास शुरू होता है भैया, यह शुरू होता है, हिंदी साहित्य लेखन का तीसरा प्रयास शुरू होता है नाभादास द्वारा। ग्रंथ का नाम भक्तमाल था। भक्तमाल किसने लिखा भैया, तो भक्तमाल को लिखा भैया नाभादास। नाभादास ने लिखा। ये नाभादास भैया कोई और नहीं थे, नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। और अगर आपसे पूछता भैया कि नाभादास जी के बारे में, तो राम को रसिक राम के रूप में बोधित करने वाले कौन थे भैया, तो रसिक राम के रूप में बोधित करने वाले आपके नाभादास जी थे। इन्होंने राम को रसिक राम कहा। अभी हम आप और राम को क्या जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं थे, ये रसिक राम थे। इन्होंने भी क्या किया, श्रृंगार किया, ठीक। तो इन्होंने राम को रसिक राम कहा, किसने भैया, नाभादास जी ने। और नाभादास जी के जो ग्रंथ थे भैया भक्तमाल, इस भक्तमाल में ध्यान दीजिएगा, भक्तमाल में इन्होंने कुल 200 भक्त कवियों का वर्णन किया। इसमें इन्होंने क्या किया था भैया, 200 भक्त कवियों का वर्णन किया था। ये 200 भक्त कवि थे भैया, जो जिसका वर्णन इन्होंने भक्तमाल में किया था। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 200 भक्त कवियों का वर्णन किए, लेकिन इसमें भी इन्होंने कालक्रम का कोई निर्धारण नहीं किया। ये भी एक जीवनी की तरह रह गया, ठीक। तो अब ये जितने भी ग्रंथ मैंने आपको बताए, ये सभी ग्रंथ भैया 19वीं शताब्दी के पहले के ग्रंथ थे। 19वीं शताब्दी के पहले के ग्रंथ थे ये, ठीक। यहाँ पर जितने भी ग्रंथ थे ये सब 19वीं शताब्दी के पहले के ग्रंथ थे। इसके बाद अब 19वीं शताब्दी की बात अगर आती है, तो 19वीं शताब्दी में भैया कौन आता है, आपके जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं, गार्सद तासी आते हैं। और गार्सद तासी ने क्या किया भैया, हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत किया। अगर आपसे पूछता है वास्तविक हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत, तो वास्तविक हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है, ठीक। चलिए इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए भैया,
चलिए बात करते हैं भैया वास्तविक हिंदी साहित्य लेखन की वास्तविक शुरुआत। हिंदी साहित्य लेखन की वास्तविक शुरुआत। अगर हिंदी साहित्य लेखन की वास्तविक शुरुआत की बात है भैया, तो हिंदी साहित्य लेखन की जो वास्तविक शुरुआत होती है आप सभी को पता है भैया 19वीं शताब्दी से होती है। और 19वीं शताब्दी में सबसे पहले कौन आता है, तो गारसादा तासी जी आते हैं। ठीक, सबसे पहले कौन आता है भैया, गारसादा तासी। पहले विद्वान को हम देखते हैं, गारसादा अब आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा भैया, शुरुआत तो होने जा रही हिंदी साहित्य लेखन की वास्तविक रूप से शुरुआत, और लिख कौन रहा है, विदेशी विद्वान। साहित्य किसका है, हमारा। इतिहास हमारा, लिख कौन रहा है, विदेशी। और वो भी इतिहास किसका है, हिंदी का। लिखा किस में जा रहा है, फ्रेंच भाषा में। क्यों, क्योंकि फ्रेंच विद्वान थे भैया गारसादा तासी, और विदेशी विद्वान थे। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि ये भारत में आए भी नहीं थे, पत्राचार के माध्यम से स्रोतों को प्राप्त किया इन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है, आए हुए होंगे। इन्होंने क्या किया भैया, गारसादा तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा, वह इतिहास ग्रंथ, यानी इनके द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था भैया, तो इनके द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेत्यूर, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी, एंदुई एंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। अब ध्यान दीजिएगा भैया, यह जो ग्रंथ लिखा गया है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी, यह हिंदी का ग्रंथ है। लेकिन लिखा किस भाषा में गया, तो लिखा गया भैया फ्रेंच भाषा में। सोच लीजिए, और लिखा किसने, विदेशी विद्वान। किसने भैया, विदेशी विद्वान। अब सोच लीजिए, खेती किया आपने, पानी दिया आपने, सींचा, सब कुछ संवारा आपने, कद्दू तोड़ ले जाए पड़ोसी। बस सेम वही बात है भैया कि सब कुछ आपका है, लेकिन यह इतिहास लिखने का जो वास्तविक रूप से श्रेय जा रहा है वो किसको जा रहा है, विदेशी का। कवि हमारे हैं, हमारे भारत के रहने वाले कवि हैं, वो भी हिंदी के कवि हैं, जिनका इतिहास लिखा जा रहा है, हिंदी में लिखा जा रहा है। लेकिन श्रेय कौन ले रहा है, एक विदेशी इसका श्रेय ले रहा है। तो अगर बात करें भैया हिंदी साहित्य लेखन की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी में पहले कौन लिखा, तो गारसादा तासी ने लिखा। ये थे क्या भैया, फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा किस भाषा में लिखा, तो फ्रेंच भाषा में लिखा। इस ग्रंथ का नाम क्या था, तो इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। अब ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें कुल कितने कवियों का उल्लेख किया गया, तो इस ग्रंथ में कुल भैया 738 कवियों का उल्लेख किया गया। कितने कवियों का उल्लेख किया गया, 738 कवियों का उल्लेख किया गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस 738 के 38 कवि हिंदी के नहीं थे, हिंदी के महज 738 संपूर्ण कवि थे भैया। संपूर्ण कवि कितने थे भैया, 738। अब इसमें हिंदी के कितने थे, हिंदी के महज 72 कवि,
72 कवि किसके थे भैया? हिंदी के। 72 कवि हिंदी के थे। अब 72 को घटा देंगे भैया, 6 हो गया, 12 में 7 गए 5, 8 में से 2 गए 6, अच्छा यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गए 6, 666 कवि उर्दू के। सोचिए, इतिहास लिखा जा रहा है हिंदी का, ठीक, बातें की जा रही हिंदी की, कवि किसके होने चाहिए? हिंदी के। लेकिन 738 कवियों का जो उल्लेख हुआ भैया, उसमें केवल 72 कवि हिंदी के हैं, 666 कवि किसके हैं? उर्दू के। अब बताइए कैसे बात बनेगी? एक बार आप तो खुद देखिए आप। अब बात कैसे बनेगी? बात नहीं बनेगी, ठीक। अब इस ग्रंथ का भैया ध्यान दीजिएगा, 738 कवि हुए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। यह अभी इतने नहीं, फर्क कैसे पड़, अभी और भी देसी विद्वान आने वाले हैं, वो भी लिखेंगे, ठीक। हिंदी साहित्य लेखन की भी शुरुआत हो रही है। अच्छा, यह जो ग्रंथ लिखा गया भैया, इसका जो प्रकाशन, इसके जो प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ, प्रथम भाग, प्रकाशन, प्रथम भाग का प्रकाशन 1838 ईस्वी में हुआ। 1838 ईस्वी का मतलब समझ रहे हैं? जैसे ही 1800 के बाद एक भी चालू हुआ, यह 19वीं शताब्दी हो जाएगा भैया, ठीक। यह क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी। तो 1800 से हम आगे आ चुके हैं ना, तो यह ग्रंथ किस शताब्दी का कहा जाएगा? तो यह ग्रंथ 19वीं शताब्दी का ही कहा जाएगा, ठीक। चलिए भैया, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस ग्रंथ को दूसरे भाग में भी प्रकाशित किया गया था, ठीक। किस भाग में भैया? दूसरे भाग में भी प्रकाशित किया गया था। और इसके दूसरे भाग का प्रकाशन, ध्यान दीजिएगा, दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ भैया? 1847 ईस्वी में हुआ, ठीक। अच्छा, एक चीज और जानिएगा भैया, इस ग्रंथ को इस्तवार द लाल तृतीय हिंदुस्तानी जो ग्रंथ था भैया, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भी किया गया था। और हिंदी अनुवाद किसने किया था भैया? तो हिंदी अनुवाद आपके किए थे भैया, लक्ष्मी सागर वासड़े जी ने किया था। लक्ष्मी सागर वासड़े ने इसको भैया हिंदुई साहित्य का इतिहास किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास दिख रहा है आप लोगों को? हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस नाम से भैया इसका प्रकाशन भी, अनुवाद भी किया गया था। और अनुवाद किसने किया था भैया? तो लक्ष्मी सागर वासड़े ने किया था। लक्ष्मी सागर वासड़े, लक्ष्मी सागर वासड़े ने किया था। कब किया था भैया? तो ध्यान दीजिएगा, 1952 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1952 ईस्वी में किया था। इसे आप अलग से देख लेंगे, ठीक। हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस्तवार द लाल तृतीय हिंदुस्तानी का क्या था भैया? हिंदी अनुवाद था। किया किसने था? तो लक्ष्मी सागर वासड़े ने किया था। कब किया था? तो 1952 ईस्वी में किया था। एक बार इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। चलिए भैया आगे, अब
अब बात करते हैं भैया। अच्छा, ये एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इस ग्रंथ की शुरुआत तो हो गई, ग्रंथ तो लिखा जाए, लेकिन इसमें काल विभाजन नहीं किया गया था। जो आपने इस्तवारदलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी को देखा भैया, इसमें काल विभाजन नहीं किया गया था। ठीक, तो आगे फिर एक कवि आते हैं भैया, आपके एक विद्वान आते हैं जिनका नाम था, अगले विद्वान 19वीं शताब्दी के अगले विद्वान मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन, ये आपके अगले विद्वान थे भैया। इनके इतिहास उर्दू के विद्वान थे। भारत में उर्दू के प्राध्यापक भी थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में उर्दू के प्राध्यापक मतलब पढ़ाने लिखाने वाले शिक्षक थे। ठीक, और इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा भैया, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था तज़किरा ई शुअराई हिंदी। तज़किरा ई शुअराई हिंदी। तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ को लिखा था किसने भैया? मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था तज़किरा ई शुअराई हिंदी। और यह ग्रंथ इन्होंने कब लिखा था भैया? तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 1848 ईस्वी में लिखा था। यह ग्रंथ कब लिखा था? तो 1848 ईस्वी में लिखा था। और अगर आपसे पूछता है इस ग्रंथ में कुल कितने कवियों का उल्लेख है, तो ध्यान दीजिएगा भैया, इस ग्रंथ में कुल भैया 1004 कवियों का उल्लेख। कितने कवियों का उल्लेख है? तो 1004 कवियों का उल्लेख है। ठीक, कितने कवियों का है? 1004 कवियों का उल्लेख है। ठीक, अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा 1004 कवियों का इसमें उल्लेख है, लेकिन अभी तो आपने उनको देखा था, क्या बोलते हैं, गारसद तासी को, जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ केवल 72 कवि की हिंदी के थे, यानी हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं थी। यही उनके कहने का मतलब तो यही होगा कि हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है, यहाँ तो 72 कवि हिंदी के हैं, बाकी सब उर्दू के हैं। लेकिन वो तो ठीक था, उनके भी आगे निकल गए भैया। किया कितने कवियों का उल्लेख? 1004 कवियों का उल्लेख किया। और 1004 कवियों में इन्होंने बताया भैया कि हिंदी के एक कुल कवि थे। कुल कवि कितने थे भैया? कुल कवि 1004। ठीक, और इन्होंने बताया हिंदी के कितने कवि हैं? केवल 62 कवि हिंदी के हैं। इन्होंने कहा कि हिंदी के ज़्यादा कवि नहीं, हिंदी के केवल 62 कवि। अब आप ध्यान दीजिएगा, 4 में से 2 गए तो 2, 10 में से भैया 6 गए 4। ठीक, और यहाँ आ जाएगा 9। ठीक, 942 कवि। सोच लीजिए, 942 कवि किसके हैं भैया? आपके उर्दू के हैं। यानी अब इन दोनों लोगों ने सिद्ध किया भैया कि हमारे यहाँ हिंदी की कोई भाषा, हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है। ठीक, अब ये तो इनकी बात थी। और यह एक चीज़ ये भी था, यह जो ग्रंथ लिखा गया था तज़किरा ई शुअराई हिंदी, यह ग्रंथ भैया उर्दू भाषा में लिखा गया था। ठीक, अभी जो आपने इस्तवारदलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी पढ़ा, वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, जबकि यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो यह ग्रंथ भैया आपके उर्दू भाषा में लिखा गया। अब यहाँ तक तो अब तो हद हो गई। जब हद हो गई भैया, तब इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ राजस्थान के रहने वाले शिव सिंह सेंगर जी आते हैं, और उन्होंने भैया हिंदी साहित्य में लिखा जाने वाला प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ का नाम था भैया शिव सिंह सरोज। और कुल 1004 कवियों का उल्लेख किया, और 1000 कवियों का उल्लेख किया, और 1000 के 1000 कवि किसके थे भैया? हिंदी के थे। यह भारतीय विद्वान ऐसा था जिसने सिद्ध कर दिया हमारे यहाँ केवल भाषा किसकी है? हिंदी की भाषा है। ठीक, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे भैया
अगले एपिसोड में। आज के लिए हम लोग बस करते हैं। अभी आपकी धीरे धीरे शुरुआत होगी। एक दिन का समय हम और आपसे बीच में जो है गैपिंग का हो सकता है लेकिन अभी नहीं। ठीक, अब शुरुआत हो गई, अब रुकना नहीं है। मैं अभी वो भी मुश्किल से ले सकता हूँ, कंफर्म नहीं है लूँगा कि नहीं लूँगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।